तो आज मैं बताऊंगा कि मनुष्यों में पाचन तंत्र किस तरीके से कार्य करता है, और यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक है जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी का होता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और भी एसएससी का भी एग्ज़ाम होता है। तो उसमें जो पूछा जाता है, जिसमें जनरल साइंस से जो क्वेश्चन रहता है, उसमें यह काम आएगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं, हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन कहीं न कहीं शुरू हो ही जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले वह हमारे मुख से होके आमाशय तक जाता है, और मुख में जब हम लोग उसे भोजन को चबाते हैं तो उसमें लार रस जो लाला ग्रंथि से आता है वह उसमें मिलता है, जिसमें लार रस के मिल जाने से कार्बोहाइड्रेट का जो जटिल अणु है वह सरल अणुओं में टूट जाता है, सरल शर्करा में टूट जाता है। शर्करा भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो उसमें जब ये टूट जाता है तो उसके बाद वहाँ से फिर भोजन फूड पाइप जो है हमारा, उसके थ्रू होते हुए वह आमाशय की ओर आता है। ठीक, आमाशय में जो आता है तो उसके जो जिस पाइप से आया उसको बोलते हैं इसोफेगस या फिर ग्रसिका, ग्रहणी, ये सब इसका नाम है। ठीक है, और लार में एक एंजाइम भी होता है, उसको कहते हैं लार एमिलेस। परीक्षा में ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो ये सब को याद रखना है। तो ग्रसिका या फिर इसोफेगस से होते हुए हमारा भोजन पहुंचता है आमाशय में। आमाशय एक बड़ा स्थल होता है, बहुत सारे एंजाइम्स और जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, प्रोटीन के पाचक के लिए पेप्सिन हो गया, और एक प्रकार का श्लेष्मा निकलता है, और ये सारी चीजें मिलकर अभिक्रिया करती कहाँ पर, आमाशय में, यानी कि पेट में। तो आमाशय में जब ये अभिक्रिया करता है तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग खाना खाए हैं, जो भोजन ग्रहण किए हैं, उसे और जटिल से सरल अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि पाचन क्रिया में कोई बाधा ना आए, आसानी हो। ठीक है, इसी प्रकार ये टूटता जाता है आगे की ओर। और आमाशय का जो अंदरूनी भाग होता है वो पूरा चिकना होता है। वह चिकना इसलिए होता है, वह उसमें वसा भी होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि हमारे पेट में जो आमाशय में जो जठर ग्रंथि होती है उससे अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्रोटीन के पाचक के लिए एक एंजाइम निकलता है, पेप्सिन। तो इन सब से आमाशय को कोई क्षति नहीं पहुंचे, इसलिए श्लेष्मा भी लगा हुआ रहता है और वसाकृत रहता है पूरा हमारा आमाशय का अंदरूनी भाग। ठीक है, आमाशय से निकलने के बाद वह सीधा जाता है क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत का अंग्रेजी जो नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक चीज मैं बता दूं कि इसमें आहार नाल जो होता है ना, वो हमारे मुंह से लेके गुदा तक होता है, यानी कि एनस तक होता है। एनस उसको बोलते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालता है, निष्कासित करता है शरीर से। ठीक है, तो आमाशय में जब भोजन आया उसके बाद वह क्षुद्रांत में आया, यानी कि छोटी आंत में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमारे जो आहार नाल है मनुष्यों का, सबसे लंबा जो नली होता है वो क्षुद्रांत का ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही होता है लंबा भाग। ठीक, बहुत लंबा होता है, और वह छोटे ही स्थान में पूरा कुंडली के जैसा घुमा घुमा जैसा होता है। और इसकी जो लंबाई होती है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है, वह डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वह प्राणी है। जैसे कि जो शाकाहारी होता है तो उसमें सेल्यूलोज जो पाया जाता है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो उसके पाचन के लिए ज्यादा लंबी छोटी आंत चाहिए उसमें। जानवर जो हो गए, गाय, बैल, बकरी, ये सब क्या है, शाकाहारी जीव है। तो इनमें जो होती है छोटी आंत की लंबाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, जैसे कि शेर हो गया, जो भी जंगली जीव हैं जो मांस का ज्यादा सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, लोमड़ी। तो ये लोगों में क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है, क्योंकि मांस जो होता है उसके पाचन में ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। ठीक है, उस प्रकार के जानवरों में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा लंबी नहीं होती है। किसके कंपैरिजन में, जो घास खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, उस प्रकार के जानवर में। ठीक, तो भोजन हमारा छोटी आंत तक आ गया है। अब वो क्या होगा, लेकिन अभी जो भोजन हमारा छोटी आंत में आया है वो किस प्रकार का है, अभी वो अम्लीय माध्यम में है, एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि
हमारे आमाशय में जो जठर ग्रंथि से जठर रस जो निकला था, सो जठर रस किसको बोलते हैं, वही सब उसमें मिक्स है। जो मैंने बोला ना, प्रोटीन पाचन के लिए पेप्सिन और कार्बोहाइड्रेट के इधर तोड़ने के लिए इधर जो HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इन्हीं सबको कहते हैं जठर रस। ठीक है, जो कि आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, और छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरी तरह से पाचन होता है। तो मैंने भी बोला कि छोटी आंत में जो आया है अभी आमाशय से हमारा भोजन, वह अम्लीय आया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अग्न्याशयिक जो एंजाइम होता है, जो अग्न्याशय जो है ना, वो भी एंजाइम निकालता है और वो उससे वह भोजन से भी क्रिया करके वह एंजाइम उस भोजन को फिर क्या करता है, बेसिक मीडियम में बनाता है, क्षारीय बनाता है। ठीक, और साथ ही यकृत से भी, यकृत यानी कि जो हमारा लीवर है, उससे भी स्रावित होता है पित्तरस। ठीक, पित्ताशय उसमें होता है ना, तो उससे पित्तरस निकलता है और वो भी कार्य करके उस भोजन से जो अम्लीय माध्यम में है, जिसमें वसा की मात्रा है, क्योंकि आमाशय से सब आया है तो ये सब चीज़ें तो वहाँ थी, तो उसको फिर न्यूट्रल किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग एसिडिक में बेसिक मीडियम देते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं उसको एसिडिक मीडियम को के प्रभाव को धीरे धीरे कम करता है और कहीं न कहीं उसको उदासीन करता है, न्यूट्रल पॉइंट में लाता है। ठीक, तो छोटी आंत में वसा का जो बड़ा बड़ा गोलिका होता है, वसा का जो बड़ा बड़ा अणु होता है, उसे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है एंजाइम के द्वारा, और इसमें यूज किया जाता है किसको, पित्त लवण को। पित्त लवण जो वही पित्ताशय से निकला, वही पित्त लवण, पित्त रस, ये सब, तो वो छोटी छोटी अणुओं में तोड़ देता है। तो वसा के पाचन के लिए क्या आया था अभी, पित्त लवण, छोटी आंत में ये सब हो रहा है अभी। इधर अग्न्याशय, अग्न्याशय जो क्या करता है, वो भी एक प्रकार का रस स्रावित करता है और वो क्या करता है, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम को निकालता है, जिसे वसा का भी पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। उसी तरह ये सारे एंजाइम्स मिलके पाचन करते हैं भोजन का। और छोटी आंत की भित्ति जो होती है, जो अंदर का क्षेत्र होता है, उससे आंत्र रस भी निकलता है। इसमें उपस्थित एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। और इस प्रकार की बहुत सारे जो क्रिया हुआ उस भोजन पर, वो सारा क्या होता है, हमारा छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। आंत्र जो होता है ना, छोटी आंत, क्षुद्रांत का जो भित्ति होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें अवशोषित कर लिया जाता है जो भी भोजन का पाचन हुआ। और छोटी आंत के जो आंतरिक स्तर होते हैं, उसमें अंगुली जैसे संरचनाएं बनी होती हैं, जिसको दीर्घरोम कहते हैं। यही छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के बाद अवशोषण करता है। और एग्जाम में भी ये ज़्यादा पूछा जाता है कि छोटी आंत के अंदर में जो पाया जाता है अंगुली जैसे संरचनाएं, उसको क्या कहते हैं, तो दीर्घरोम कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दीर्घरोम का काम क्या है कि वह जैसे कि भोजन जो पाचित हुआ है अभी, उसका अवशोषण करने के लिए यह क्षेत्रफल बढ़ा देता है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना है और याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी इधर से पूछेगा क्वेश्चन। तो दीर्घरोम में क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो बहुत अधिक मात्रा में होती है। वहाँ पर जो भोजन का अवशोषण हो रहा है ना, वो वहीं से रक्त का निर्माण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा जो हम लोग खाना खाएं वो भोजन को ही नहीं न ले जाया जा सकता, इसलिए रक्त का निर्माण करके वहाँ से फिर पूरे शरीर में भेजा जाता है। ठीक है, और दीर्घरोम जो हमारा भोजन का जो अवशोषण किया है, जो भी बचे हुए भोजन से, तो वो क्या करता है, वह शरीर में जो भी विकास हो रहा है, नए ऊतक का निर्माण हो रहा है, जैसे रक्त का निर्माण हो रहा है, तो रक्त में भी एक प्रकार का ऊतक होता है तो संयोजी ऊतक है। ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सब चीजों का निर्माण होता है, यानी कि आधा से ज्यादा जितना भी भोजन का पाचन हुआ है वह सारा छोटी आंत में ही हुआ है। ठीक है, अब बात रही कि जो नहीं पचा उसका क्या। तो जो भोजन नहीं पचता है वह बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जिसको हिंदी में बृहदांत्र, इंग्लिश में बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पर भेज दिया जाता है। और वो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़ी आंत में किस चीज का अवशोषण होता है, तो जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ को गुदा द्वारा शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाता है।
इसमें सम्मिलित नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ होते हैं और भी ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उन्हें गुदा यानी कि एनस द्वारा मल द्वारा निकाल दिया जाता है। तो इसी प्रकार मनुष्यों में पाचन होता है।